ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है ना। एक भाग में हम लोग कलई करेंगे ना जी। अब ये बताओ, उभरे हुए तल पे हम लोग कलई किए हैं कि धसे हुए तल पर? उभरे हुए तल पर ना। अगर धसे हुए तल पर हम लोग कलई कर देंगे तो कौन सा बन जाएगा दर्पण? उत्तल दर्पण ना। चलो ठीक है, इतना बताए थे। इसका परिभाषा पता है कि नहीं? अवतल दर्पण। और ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। चलो, बोले थे अगर जो देखा जाए ये कोई गोले का भाग रहा होगा, जैसे इसको अगर जो यहाँ कहीं बनाए तो ऐसे गोला अगर जो बनाए तो गोले का कहीं ना कहीं केंद्र होता है ना जी। इसके मध्य बिंदु में केंद्र होता है। अब ऐसे ये भी जो है किसी ना किसी गोले का एक छोटा सा टुकड़ा है, जैसे इस पूरे गोले का इतना छोटा सा टुकड़ा अगर जो कर दें तो ऐसे ये वाला अवतल दर्पण है, लेकिन इसका केंद्र क्या है? इस गोले का जो केंद्र होता है इस कंडीशन पे यहाँ पे हम लोग क्या कह देते हैं उसको? वक्रता केंद्र। ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। इसे सी से हम लोग डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर इसे बोला जाता है। और जो देखा जाता है ये जो अवतल दर्पण है, कोई भी दर्पण है तो दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। ठीक है, ध्रुव का इंग्लिश होता है पोलर, इसीलिए जो पोल होता है इसीलिए इसे हम लोग पी से व्यक्त करते हैं। ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया ध्रुव। और वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं कि मुख्य अक्ष। ठीक है, यहाँ भी अगर जो देखा जाए इस दर्पण का जो मध्य बिंदु होगा उसे हम लोग ध्रुव कहते हैं। और ये जो होगा ये किसी गोले का जो केंद्र होगा, ये जो किसी गोले का भाग रहा होगा उसका जो केंद्र होता है यहाँ पे इसको वक्रता केंद्र हम लोग बोल देते हैं। वक्रता केंद्र को सी से व्यक्त करते हैं और ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम लोग कहते हैं मुख्य अक्ष। इसको अगर जो दोनों को एक ही में मन करे मिला दिया जाए, दोनों को एक ही में मिला दिया जाए, एक जगह नाम इसका लिख दिया जाए मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष हो गया, यानी इसका एक परिभाषा हो गया। अब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। यहाँ भी अगर जो देखा जाए कि ध्रुव और वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, इसको एफ से हम लोग व्यक्त करते हैं। अगर जो परिभाषा देखा जाए तो ध्रुव का परिभाषा हम लोग कैसे निकालेंगे? किसी दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। ठीक, और वक्रता केंद्र की परिभाषा अगर जो देखेंगे तो दर्पण, चाहे ये दर्पण चाहे ये दर्पण, दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को इस दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। दर्पण जिस गोले का भाग होगा या दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं दर्पण का। और अगर जो अब देखा जाए, अब ये वाला हो गया वक्रता केंद्र, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या। जैसे यहाँ पे अगर जो देखा जाए केंद्र से कहीं भी अगर जो मिलाते हैं तो पूरा त्रिज्या कहलाता है, लेकिन यही कंडीशन में भी एक प्रकार का त्रिज्या है, लेकिन इस कंडीशन में इसको हम लोग बोल देते हैं वक्रता त्रिज्या। यानी कि पीसी की लंबाई जो है वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और जैसे एफ को यहाँ फोकस इसे बोला जाता है, तो पी से एफ के बीच की दूरी को फोकस दूरी हम लोग बोल देते हैं। इतना पहले बताए थे। अब ये जो है प्रकाश की किरणों को खींचने का 3 नियम बताए थे। 3 नियम क्या बताए थे? कि अगर कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है तो यहाँ से परावर्तित होगी, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। और अगर जो कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो यहाँ से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीनों इसी में हम बता दे रहे हैं। और अगर एक नियम बताए थे कि अगर जो कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट आती है, यानी कि ऐसे जा रही थी और ऐसे वापस लौट गई। 3 जो नियम है किरणों को खींचने का बताए थे, यहाँ तक पढ़ा दिए थे। और यहाँ भी अगर जो देखा जाए क्या बोले थे? प्रकाश हमेशा बाएं साइड से हम लोग आपतित कराएंगे और वस्तु कहीं दर्पण के इसी आगे में रहेगा। अब अगर जो इस कंडीशन में देखा जाए क्या बोले थे? जैसे पहला वाला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ से परावर्तित होगी। अब परावर्तित होने के बाद इधर नहीं आएगी, थोड़ा इधर कहीं जाएगा, इधर कहीं चला जाएगा, क्योंकि अंदर तो जा नहीं पाएगा। इसके अंदर हम लोग कलई पोत दिए हैं तो बाहर ही जाएगा टकरा के। तो क्या हम बोले थे कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। तो क्या यहाँ फोकस से होकर जा रही है? फोकस से होकर नहीं जा रही है, क्योंकि अंदर जा ही नहीं पाएगी किरण, क्योंकि फोकस जो है अंदर है। अगर जो नहीं जा रही है लेकिन जाती हुई तो प्रतीत हो सकती है। ऐसा लग रहा है मानो जो है ये जो किरणें इधर जा रही है, अगर जो एक वो ना होता दर्पण तो फोकस से होकर जा रही है, ऐसा लग रहा है।
भाई अंदर अगर जो चली जाती तो हो सकता है कि फोकस से होकर जाती, लेकिन जो नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है या जाते हुए प्रतीत होता है। इस कंडीशन में जो है फोकस से होकर तो वास्तविक रूप में जा रही है, लेकिन इस कंडीशन में वास्तविक रूप में नहीं जा रही है, जाते हुए प्रतीत हो रही है। तो पहला कंडीशन जो हो गया, इस कंडीशन में देखो मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। यहाँ मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा क्या बोले थे कि अगर जो फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, इसी बता दें क्या अलग बता दें, चलो ठीक है, अलग एक और बनाया जाए। अलग अगर जो बनाया जाए, यहाँ पे P होगा, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ P हो गया, यहाँ कहीं C हो गया, यहाँ कहीं F होगा। और क्या बोले थे कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें, लेकिन यहाँ जाएगी नहीं, जाते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें। यहाँ ऐसा लग रहा है कि फोकस से होकर ऐसे निकल गई है, लेकिन इसके आगे जो है दर्पण हो गया तो अंदर जा नहीं पाएगा, लेकिन जाते हुए प्रतीत हो रही है। तो फोकस की तरफ जाते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष यही है ना, ठीक। यहाँ पे जो था कि फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, लेकिन वही वाला यहाँ बोलेंगे कि फोकस की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरा वाले हो गया। तीसरा नियम क्या बताए थे, वक्रता केंद्र वाला नियम बताए थे, देख लो। यहाँ हो गया, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसे हम लोग पोल कहते हैं। यहाँ पे C हो गया, यहाँ पे F हो गया। तीसरा नियम बताया था कि वक्रता केंद्र की तरफ जाने वाली प्रकाश की किरणें, लेकिन यहाँ वक्रता केंद्र से होकर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें, ऐसा लग रहा है, देखिए वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, तो परावर्तन के पश्चात इसी मार्ग में वापस लौट आती है, यानी कि ऐसे जा रही है, ऐसे चली गई, यहीं से टकरा के, यहीं से टकरा के ऐसे चली गई, अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दर्पण रख दिए हैं। तीनों नियम हो गया अवतल दर्पण के लिए। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण के लिए तीनों नियम, और कल बताए थे कि अवतल दर्पण के लिए तीनों नियम, जो कि आज इसी में रिवीजन करा दिए हैं एक ही में। तो फिर से एक बार रिवीजन करें जल्दी से कि अवतल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। उत्तल दर्पण के लिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। दूसरा क्या बताए थे, फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें क्या बोले थे कि फोकस की ओर जाते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। इसमें तीसरा बताए थे कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। यहाँ क्या बोलेंगे कि वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई प्रतीत होने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ऐसे इसको रोक के वीडियो जितना बोले हैं उसको लिख लेना, ठीक है। तो अब जो बता रहे हैं कि अवतल दर्पण के द्वारा कैसे प्रतिबिंब बनता है, उसका 6 कंडीशन है, उसको चलिए बताने चल रहे हैं। तो स्टॉप करो थोड़ा, इतना काट